हम जीवीएल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो जीवीएल के बारे में आपको क्या बात बताई, जीवीएल के बारे में मैंने ये बताया आपको अभी तक कि इसकी एक एंड पे इंटेंसिटी कितनी होती है, मिनिमम होती है, ठीक है, मिनिमम होती है, मतलब कि 0 होगी, और दूसरे एंड पे कितनी होगी, मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, W किलोमीटर पर मीटर। बाकी सारे ऑर्डिनेट क्या होंगे, W से छोटे होंगे। इज इट क्लियर? ये जीवीएल जो लोड है वो इस तरह से भी लग सकता है कि आपका सेंटर में मैक्सिमम हो, सेंटर पे ऑर्डिनेट मैक्सिमम हो, और दोनों एंड्स पे कितना हो, 0, इस तरह से। तो मुझे बताया कि इस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, सेंटर पे। तो सेंटर वाले ऑर्डिनेट को मैं ऐसा लिख दूं कि W किलोन्यूटन पर मीटर। देखो जीवीएल को भी जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल w से ही किया जाता है, डिनोटेड बाय स्मॉल w। इसके यूनिट्स होते हैं वो अगेन वही होते हैं, यूनिट के होते हैं, किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इसका अगर वेरिएशन को मैं देखूं, ये वेरिएशन है इसका, तो इसका स्लोप क्या आता है, इस तरह का जो लाइन आता है, लीनियर लाइन, इसके स्लोप को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, या फिर इसे बोलते हैं लीनियर, ठीक है। यहाँ भी ये क्या है, 1 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन बनता है, कर्वेचर नहीं बनता, ये 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, ठीक है। और जब कोई भी चीज 1 डिग्री से वेरी करेगी, ठीक है, कोई भी चीज जब 1 डिग्री से वेरी करेगी, तो उसके वेरिएशन को हम क्या कहते हैं कि वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्मली वेरी करने का मतलब ये हुआ कि जो इसका स्लोप है, स्लोप क्या है, थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी इतना स्लोप है dy अपॉन dx, यहाँ पे भी dy अपॉन dx उतना ही है, यहाँ पर dy अपॉन dx उतना ही है। तो dy अपॉन dx क्या है, इसका कांस्टेंट है, और वो किस चीज में पॉसिबल होता है, 1 डिग्री में या लीनियर स्लोप में। इज इट ओके? तभी इसका नाम पड़ा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या फिर ग्रेजुअली वेरिंग लोड, ठीक है। और ट्राइंगल के जैसा शेप दिखता है तो उसका नाम पड़ गया ट्राइंगुलर लोड। इज इट क्लियर? आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो यूवीएल है उसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ यूवीएल दैट इज 1 डिग्री। तो अगर स्लोप ऑफ यूडीएल पूछ लिया तो कितना है, 0 डिग्री। ये बात का ध्यान रखना, 0 डिग्री। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, इसको नोट ले लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब देखना हम पीछे से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम पीछे से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी टोटल लोड होगा बीम पर, टोटल लोड ऑन बीम, ध्यान से सुनेंगे जिनका ध्यान आगे पीछे हो, वो किसके बराबर होता है। हमने पढ़ा था एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम के। और मुझे बताएं कि यहाँ पे एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम कैसा है, क्या एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है यही। जी सर। और यहाँ पे बेस कितना है, L मीटर, और एल्टीट्यूड कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर, W किलो न्यूटन मीटर। तो मीटर और मीटर को कैंसिल कर दो, तो क्या अब बन गया WL/2 किलो न्यूटन। अगेन देखो किस में आ गया टोटल लोड, हमेशा से मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो भी टोटल लोड आता है वो आता है किसके टर्म्स में, किलो न्यूटन के यूनिट में। और जब भी किलो न्यूटन बन जाए तो उसको क्या सोचना है, वो क्या बन गया है, पॉइंट लोड बन गया है। और पॉइंट लोड की पोजीशनिंग कहाँ करते हैं, अब बताओ मुझे कहाँ पोजीशनिंग होगी इसकी, पॉइंट लोड की पोजीशनिंग कहाँ करते हैं, सेंटर ऑफ द लोडिंग डायग्राम। नो नॉट द सेंटर, सेंट्रॉइड ऑफ द लोडिंग डायग्राम। और आपको पता हो कि अगर कोई भी ट्राइंगल फिगर है उसका जो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, फ्रॉम बिग एंड, फ्रॉम बिग एंड इट इज L/3, और फ्रॉम स्मॉल एंड इट इज 2L/3, 2L/3। इज इट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट से हम अगर यहाँ पे लगाएंगे तो उसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, और इसका यहाँ पे जो टोटल लोड बनेगा वो यहाँ लगेगा, टोटल लोड कितना लगेगा, WL/2 किलो न्यूटन, और वो यहाँ लगेगा। और इसका डिस्टेंस अगर मैं कहूँ लेफ्ट से देखना है तो दैट इज 2L/3, राइट से देखना है तो दैट इज L/3। आई होप इट इज क्लियर नाउ।
L by 3. ठीक है, Yes, sir. इज इट क्लियर? टेक ए नोट। Done, sir. डन। आप लोग क्या समझे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स होते हैं उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स आपको दो तरह के दिखेंगे, एक तो आपको यूडीएल दिखेगा और दूसरा आपको जीवीएल दिखेगा। दोनों के केस में पहले कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट इनटू टोटल लोड, फिर उसकी पोजीशनिंग करें। पोजीशनिंग कहाँ करें उनकी? एट सीजी CGS ऑफ CG. लोडिंग loading diagram. डायग्राम। बस इतना हमें यहाँ पे टाइप ऑफ लोड में सीखना था। और यहाँ पे जब यहाँ इतना सीख लिया आप लोगों ने तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको बहुत आसानी होने वाली है। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ठीक है, जो फोर्थ टाइप ऑफ लोडिंग हमारे पास होता है, द लास्ट टाइप ऑफ लोडिंग जो हम डिस्कस करते हैं इस फोन के अंदर, दैट इज योर concentrated couple. That is your concentrated couple. If this is a beam और आपको अगर ये कपल कॉन्सेंट्रेटेड कपल या मोमेंट होता है, इसका दूसरा नाम कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ठीक है। अगर ये मोमेंट और कपल आपको दिखाना है बीम के ऊपर एज लोड, एज एक्सटर्नल लोड, तो ये बीम पर आपको इस तरह से दिखेगा, एम नॉट या एम। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है सर। Why not audible? अब आ रहा है? यस सर। ओके। आपको जब भी कॉन्सेंट्रेटेड कपल दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा, मैंने कहा इस तरह से दिखेगा, आपको बीम के ऊपर इस तरह से दिखाएगा वो, इस तरह से एम नॉट, ठीक है। तो बेसिकली इसको दिखाने का तरीका होता है इस तरह से, ठीक है। बीम के ऊपर कहीं भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो ये सभी मैं एक्सटर्नल मोमेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। इन्हें मैं एक्सटर्नल मोमेंट्स कहता हूँ। ये भी लोडिंग केस होता है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको डिटेल में कवर करेंगे। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं एम नॉट के साथ, डिनोटेड बाई एम नॉट, ठीक है, या एम ई से भी कर सकते हैं और एम ई से भी। एग्जाम में तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी या एम लिखा होगा, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स क्या होंगे मोमेंट के? आप लोगों ने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो मोमेंट होता है, बेसिक जो चीज है, सबसे जो बेसिक चीज है, ये मोमेंट जो होता है फोर्स के कारण, वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Perpendicular distance. तो यहाँ से अगर मैं यूनिट निकाल लूँ तो फोर्स का यूनिट आ गया किलो न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर। तो आपको जनरली इसके यूनिट्स जो मिलेंगे वो किलो न्यूटन मीटर मिलेगा, न्यूटन एमएम मिलेगा, या केजी सेंटीमीटर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, या टन सेंटीमीटर मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स रहेंगे। बात ये याद रखने वाली बात ये है कि इट्स ऑलरेडी ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, वो खुद एक प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस का। इज इट क्लियर? इसका एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हम डायरेक्शंस निकालना सीख लेंगे। तो इस लोडिंग को इतना ही पढ़ते हैं अभी। बाद में जब ये लोडिंग हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स में बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आने वाला है ये, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करना था, आपको दिख गया। जैसे मैं एक और, अगर बीच में वॉइस का लैग हुआ तो इसे देख लें। जैसे ये बीम है तो इस तरह से ये आपको देखो, जैसे रेड पेन में दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये दिखाता रहेगा कि ये एक्सटर्नल लोड है। एम से भी नोट कर सकता है एग्जाम के अंदर। और फिर इस लोड के कारण, ये जो लोड है इसकी यूनिट न्यूटन मीटर है या किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। और इसके कारण क्या रिएक्शंस पैदा होंगी वो हमने निकालनी होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? टेक ए नोट। डन सर। So in today's lecture we have studied about different type of, first of all हमने कवर किया सपोर्ट्स, ठीक है, वो हमने पढ़ी 3 तरह की होती हैं। फिर हमने डिस्कस किया बीम्स, बीम्स हमने पढ़ा कि 6 तरह की होती हैं, ठीक है।
और हमने एंड में डिस्कस किया लोड्स, और लोड्स कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। तो पहला लोड हमने पढ़ा पॉइंट लोड, दूसरा लोड हमने पढ़ा यूडीएल, तीसरा हमने पढ़ा जीवीएल, और फोर्थ हमने पढ़ा मोमेंट। GVL ठीक है, मोमेंट। इसका स्लोप होता है 1 डिग्री, इसका स्लोप कितना होता है? 0 डिग्री। 0 ठीक है, इसका स्लोप कुछ नहीं है हमारे लिए, काटा मान नहीं है। ठीक है, कोई स्लोप नहीं है इसका। बीम्स हमने 3 जो डिटर्मिनेट पढ़े, वो बीम से सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंग बीम। और 3 हमने इनडिटर्मिनेट पढ़े, फिक्स्ड, Prop प्रॉप्ड कैंटिलीवर continuous. और एंड में कंटिन्यूअस। और जो सपोर्ट्स हमने पढ़े दैट इज रोलर, हिंज Hinge. और नेक्स्ट Fixed. फिक्स सपोर्ट पढ़े। ठीक है, ये सब हमने आज के लेक्चर में कवर किया। अब आपने बेसिकली एक अपने क्वेश्चंस के लिए मॉडल पूरा तैयार कर लिया है। इसमें जो बीम होता है, इसमें ये सपोर्ट्स होते हैं, तो बीम का नाम पड़ गया सिंपली सपोर्टेड बीम। और ऊपर किसी तरह के भी लोड हो सकते हैं, इस तरह से लोड हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बीम पर इस तरह से हो सकता है। तो कल हम लोग इस पर जितने भी लोड्स लग रहे हैं, अब आपको पता है कि ये हमने जब लोड्स की टाइप पढ़ ली, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि रिएक्शंस देखना, कितनी रिएक्शंस आ रही। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम कल रिएक्शंस का कैलकुलेशन करेंगे। कल हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, और जब रिएक्शंस पढ़ लेंगे उसके बाद ही हमारी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ हम चलेंगे। तो कल के लेक्चर में हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस, और शेयर फोर्स को कल हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। और परसों से आप लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाना शुरू कर देंगे अपने पास, और इस तरह से सीख लेंगे कि कभी गलती नहीं होगी। कोई भी एग्जाम हो, बड़ी ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर जाएंगे अगर आप लोग कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये आपको मेरिट कराएगा एग्जाम में, यही आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास के लिए, आज हमारा फर्स्ट क्लास था, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग जो नए पढ़े हैं आज अपना फीडबैक दे सकते हैं, कुछ बात करनी है, डाउट है, कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जिनको डाउट नहीं है उनको गुड नाइट, बाकी स्टे करें। Sir, moment. फिर से repeat कर दीजिए सर। कर देता हूँ। और Loading कोई? में। हाँ बिल्कुल कर देता हूँ। और कोई? सर ये जो आपने स्लाइडिंग डोर बताया था रोलर में, हम्म, तो उसमें तो सर रोटेशन अलाउड नहीं ना होती उसमें, यानी फिर दो रिएक्शन आएंगे ना। एक मिनट रुक जाओ। बेसिकली जो वो रोलर होता है ना, वो गाइडेड रोलर होता है। ठीक है, जो वो आपको जस्ट एक फील देने के लिए बताया था कि रोलर सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस। बेसिकली वो एक गाइडेड रोलर होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसमें उसका रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। बट आप ये तो समझ पा रहे हैं ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट अलो कर रहा है रोलर, आपको वो समझना है सिर्फ। ठीक है, कुछ रोलर्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों डायरेक्शन, जो रोटेट भी करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चलते हैं। ठीक है, वो रोलर्स भी होते हैं। मतलब उसमें नहीं जो गेट का केस है ना स्पेसिफिकली, वो एक गाइडेड रोलर का केस है, वो गाइडेड रोलर का केस है। उसको हमने एक ही डायरेक्शन में अलो किया हुआ है सिर्फ। ठीक है, पर जब बीम पर लगते हैं, वो बीम थोड़ी है, जब बीम पर लगता है तो बीम पर जो रोलर है उसमें बेंडिंग भी आता है। ठीक है, यानी बीम में से एक ही रिएक्शन आएगा। हाँ बीम में होगा तो एक ही रिएक्शन आएगा। जो गेट का केस आपको समझाने के लिए, जस्ट फील देने के लिए, इसमें फील अच्छा आता है बच्चे को समझ के। बेसिकली है वो गाइडेड रोलर का केस है। ठीक है, और कोई डाउट? आपको क्लास कैसा लगा? काफी अच्छा सर। क्लास अच्छा है सर, बड़ी बीच बीच में वो डिस्टरबेंस हो रही है, वो उससे इंटरनेट मजा प्रॉब्लम नहीं है आ ना रहा। सर।
डिस्टर्बेंस हो रही है। आप मैं बताऊँ, आज से मैंने जितने डेमो लेक्चर पहले लिए ना, इतना डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ। जिसने लगाया नो होगा सर, इतना नहीं हुआ था कभी। कभी नहीं हुआ ना इतना, जिसने लगाया उसको पता होगा। नो सर, तो आज ही पता नहीं क्या ना सर। सर अगर हम भी गलती करते हैं कि सब माइक सामने रखते हैं। हाँ, तो आप ऐसा करें कि कल से हो सकता ना हो डिस्टर्बेंस। अब देखो थोड़ा बहुत हमें अगर नॉलेज, हमें कुछ प्लस मिल रहा है तो उसके साथ माइनस जरूर मिलता है, ये नेचर का लॉ है, ठीक है। अगर कुछ प्लस मिलेगा तो माइनस भी मिलेगा। अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो कुछ डिस्टर्बेंस भी आएगी। नेचर नहीं चाहती आप पढ़ो इतना, ठीक है। ठीक है, नेचर कहती है सर टाइमिंग सेम रहेगी? टाइमिंग, यार टाइमिंग सेम है, टाइमिंग तो कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग का, टाइमिंग में बेसिकली क्या है सर ना, वो मोमेंट का सर फिर से रिपीट कर देना एक बारी। हाँ मैं बता रहा हूँ, मोमेंट में बेसिकली क्या है। मोमेंट तो मैंने अभी कराया ही नहीं, मैं जस्ट उसको इंट्रोड्यूस किया कि कैसा नहीं, दिखता लोडिंग है। लोडिंग कर। हाँ, कैसा दिखता है वो, इस तरह से दिखता है। ये बेसिकली एक्सटर्नल मूवमेंट है, ये इंटरनल मूवमेंट नहीं है। जैसे बीम के अंदर मैं कह रहा था ना कि इसके पास रिएक्शन होता है, ठीक है। अब फिक्स के पास रिएक्शन है, अगर लोड लगा तो इसके कारण एक मोमेंट डेवलप होता है, ये इसका इंटरनल मोमेंट रिएक्शन है, इसे मोमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये एक्सटर्नल मोमेंट है, ये मोमेंट जो है वो लोड है। और इसको कैसे एनालाइज करेंगे वो हम अब थोड़ी क्लासों में सीख जाएंगे अभी, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि मोमेंट जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्टेंस का, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन mm। इसका यूनिट खुद क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर। बस अभी यही बातें बताई मैंने मोमेंट के बारे में। मैंने बताया कि एक तरह का लोड होता है जिसका यूनिट ये होता है, और इसको बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से डेप्थ में। और मैं करने के वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ प्लान की मैं करने के वाला हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड का बीम का केस ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम सिंपली सपोर्टेड के केस में पॉइंट लोड बनाएंगे, इसका एसएफडी बीएमडी बनाना सीखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड केस के साथ और वैल्यूज के साथ भी। फिर इसी पर हम लोग यूडीएल लगाएंगे और यूडीएल की वेरिएशंस लेंगे, कभी आधा स्पैन लेंगे, कभी क्वार्टर स्पैन लेंगे। फिर हम जीवे लगाएंगे सेम बीम पर। फिर हम उसके बाद मोमेंट लगाएंगे। तो सब केसेस में एसएफडी बीएमडी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कैंटिलीवर पे आ जाएंगे और कैंटिलीवर पे सेम करेंगे, चारों लोड लगाएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपका जीवीएल और फोर्थ ये वाला। और इसी तरह ओवरहैंग के साथ भी करेंगे। तो जब ये सभी केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लेना और सबके लिए बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स सीखना है। बड़ी ज्यादा औसम लर्निंग होने वाली है आप लोगों के लिए, ऐसी लर्निंग आपने कभी की नहीं होगी। बट थोड़ा सा स्टिक करें, ठीक है। और बिल्कुल पेशेंस से वीडियो देखें। हो सकता है इस बार लेक्चर में आपको काफी सारी चीजें आती होंगी, पर ये मेरी गारंटी है कुछ लेक्चर्स के बाद आपको लगेगा कि मैंने कुछ नया सीखा है लाइफ में, ठीक है ना। तो ये सब केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और इसके बाद आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं, सोम के अंदर जब पेपर डिजाइन होता है तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर है ये सोम के अंदर 2 नंबर आपको मिनिमम देगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो इसके बाद चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें भी 2 नंबर होंगे। डिफ्लेक्शन के अंदर 1-2 नंबर होगा, 1 से 2, ठीक है। ये शुरुआत के जो चैप्टर हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इसका भी जरूर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये शुरुआत के चैप्टर ही आपको 6-7 नंबर दे देंगे, ठीक है। बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर हैं पीछे, टॉर्शन, कॉलम, स्प्रिंग, वेसल्स, ठीक है। पर मेन हमारे जो दिग्गज चैप्टर हैं वो ये हैं, एसएफडी, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। और बताएं, किसी और को कोई डाउट हो। सर ये जो अभी थैंक यू सर। सर ये जो अभी मूवमेंट का जिक्र किया ना आपने, हम्म, तो ये जो कभी क्वेश्चंस में मैंने पढ़ा था कि लिखा होता है एक्सटर्नली अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट, वो यही होती है? यही होता है, यही होता है, यही होता है। ये आप क्योंकि जलील बात कर रहे हैं। जी जी हाँ, यही होता है, सेम होता है। एक्सटर्नली अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट भी यही होता है। सर, एक्चुअली मतलब बेंडिंग मूवमेंट की ऐसे डेफिनेशन होती है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है अंदर से, लेकिन क्वेश्चंस जब में उसको कभी लिखा एक्सटर्नली आता है अप्लाइड लिख एक्सटर्नल। दिया मोमेंट, तो यार देखो ना, वो तो डेफिनेशन वाइज आ गया, ठीक है। जी 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 जो उसका उसका जब एग्जामिनर लिख रहा है आपको एक्सटर्नली अप्लाइड है, एक्सटर्नली अप्लाइड जी मोमेंट जी। लिखता है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ लिखता है वो। बेंडिंग मोमेंट भी लिख देता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भावना को समझ लेंगे हम, वो क्या कह रहा है। एक दो क्वेश्चन में से देखा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी कोई बात को बात समझ रहे हैं ना, वो कहने का चाह रहा है।
बेंड ऐसे तो स्ट्रेस भी बोलते हैं कि स्ट्रेस इंटरनल है, तो कभी कभी आपने क्वेश्चन में नहीं पूछा कि ए मटेरियल इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस तो बेसिकली इंटरनल मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी तो बोलते हैं कि लोड के कारण ही तो स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा और अच्छा। ठीक है ना, और एक बात और है कि अगर मैं बोलूं कि ये फ्री एंड है और यहाँ पे मोमेंट एम लग रहा है, तो जब इसकी मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शो नहीं करूंगा क्या, करूंगा ना शो। ये बनेगी इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम और एम, ये भी आप सीख जाओगे थोड़े दिनों में। ये बन गई इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो यही होगी जो एक्सटर्नल अप्लाइड है, समझ रहे हो। अच्छा तो सर मैग्नीट्यूड सेम होता है तभी सर वो कर देते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है तभी वो खोल देता है, ठीक है। तो सर जी जी क्या सर। ये मूवमेंट Excuse me, sir. जो है ये ट्विस्टिंग में कोई इफेक्ट डालते हैं इसको बीम को? देखो बीम का बेसिकली मूवमेंट क्या करता है, बेंडिंग कराता है ना बीम, बीम को बेंड कराता है मूवमेंट। मैं आपको समझाऊंगा ना बीम जी मूवमेंट सर। जनरेट कैसे होता है, वो लेक्चर में आगे समझाएंगे आपको कैसे जनरेट होता है बेंडिंग मूवमेंट। जब बेंडिंग मूवमेंट का मैं आपको डेफिनेशन कराऊंगा उसका सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। नहीं सर। किसी को आज के डाउट में वो कोई जी डाउट हो तो फिर, नहीं तो क्लास को ऑफ करते हैं हम, ठीक है। आप लोग इसको रिवाइज करके आए, कल डाउट पूछे। और Excuse me, sir. आई थिंक कि अभी आज वाले लेक्चर में इतनी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। Hello. हेलो, Excuse me, sir. हाँ जी बोलें, क्या नाम है। सर वो जीवीएल से सर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे सर। वो सर इंटरनेट का इशू था सर, तो अभी जस्ट लॉगिन किया वापस। जीवीएल का आपको लेक्चर मिल जाएगा रिकॉर्डेड, फिर उसको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर से। अभी और किसी को कोई डाउट तो नहीं पड़ा, फिर मैं तो उसी को एक्सप्लेन कर दूंगा सिर्फ, ठीक है। आपका नाम क्या है। हेलो सर अभिषेक। अभिषेक, देखो जीवीएल जो लोड होता है, ठीक है, लेट अस से ये लोड होता है जीवीएल, ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे इंटेंसिटी जो होता है एक एंड पर वो 0 होता है और दूसरे एंड पर मैक्सिमम होता है। एक तो ये टाइप हो गया जीवीएल का, एक टाइप ये हो गया जीवीएल का, इस तरह से। इस बार इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, सेंटर पे, ठीक है। और एंड्स पे क्या है, एंड्स पर 0। ये थोड़ा गलत बना डायग्राम आपका। इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम सेंटर पे है, तो जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसको हम W लिखते हैं इस केस में, W किलोमीटर पर मीटर। तो यहाँ पर W किलोमीटर पर मीटर कहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि साइड्स पे दोनों जगह क्या है, 0 है, ठीक है। बाकी जो सारे ऑर्डिनेट है वो W से छोटे होंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से। और इसका जो वेरिएशन है लोड का वो 1 डिग्री होता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना ये 1 डिग्री लाइन, कांस्टेंट स्लोप वाला, ये वेरिएशन। इसका जो स्लोप रहता है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तभी इसका नाम पड़ता है ग्रेजुअली वेरिएड लोड, मतलब कि एक ही स्लोप से बढ़ता चला जा रहा है। यूनिफॉर्मली वेरिएड लोड मतलब एक ही स्लोप से बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की साइड। ये लोड ऐसा नहीं बढ़ता, कर्वेचर में नहीं बढ़ता, ठीक है। इस तरह से 2 डिग्री से लोड नहीं बढ़ता, ये 1 डिग्री से लोड बढ़ता है, ठीक है। दिस इज योर जीपीएल। टोटल लोड वैसे निकालते हैं जैसे हम एरिया फ्लोटिंग डायग्राम करते हैं। हमने यूडीएल में पढ़ा था ना कि एरिया फ्लोटिंग डायग्राम जो कहता है टोटल लोड देता है। तो इस बार इसका लेंथ कितना है, बेस का L है, हाइट कितना है W। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1 बाई बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस कितना है L मीटर, एल्टीट्यूड कितना है W किलो न्यूटन पर मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, WL/2 किलो न्यूटन। तो आपको पता है किलो न्यूटन जब बन गया, मैंने यूडीएल में समझाया, तो वो किसकी फॉर्म में सोचना है आपको कि पॉइंट लोड में। ऐसा होता नहीं है, बेसिकली हम इसलिए ऐसा सोचते हैं ताकि हमें बेंडिंग मोमेंट निकालने में आसानी हो। पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड को फिर उसकी पोजीशनिंग करते हैं, पॉइंट लोड को कहाँ प्लेस करते हैं, उसकी सीजी पर। तो सीजी आपको पता है ट्राइंगल की कहाँ होती है, बड़ी साइड से होती है L/3 पर, बड़ी साइड से होती है L/3 पर, और छोटी साइड से होती है 2L/3 पर, L/3 ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग कर दी हमने 2L/3। L/3,
और ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें बेंडिंग मोमेंट में आसानी होने वाली है आगे, तो आपको सब रीजन समझ आ जाएंगे। फिलहाल मैं बस बता रहा था कि ऐसे लोड्स के साथ कैसे डील किया करना है, आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा हमेशा ये होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, चाहे वो यूडीएल हो कि जीवीएल, उसको बना दो पहले, टोटल लोड बना दो और टोटल लोड की पोजीशनिंग कर दो। कहाँ पोजीशनिंग करते हैं? सीजी ऑफ लोडिंग डायग्राम पे। बस इतना सा एक साइकिल समझ आए आप, स्टेप समझ जाएं, दैट इज ओके फॉर नाउ। उसके बाद आपको आगे सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ब्रीफिंग हो गई है। बाकी अगर आपकी ब्रीफिंग में कोई कमी है तो आप इसमें लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया अभिषेक? हाँ जी सर, यस सर। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो एनरोल नहीं हुए अभी तक? यस सर। आप लोग जो एनरोल नहीं होंगे वो मेरे ख्याल कल से क्लासेस नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको डेमो पसंद आया हो तो आप एनरोल कर दीजिए कल तक, अदरवाइज आपकी क्लासेस डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। आज के लिए हमने अलो किया था क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो जिसको ठीक लगा है वो एनरोलमेंट करवाए, क्योंकि फ़ी कोई ज़्यादा नहीं है। कई बच्चों को फ़ी कैसे पे करनी वही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल फीस है इस कोर्स की 10,000। ठीक है, इसको अपने दो पार्ट्स में दे सकते हो, एक 6,000 में, एक 4,000 में, दो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, और कोई देना चाहे तो इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2। ठीक है, तो ये कल की डेट में आपको सबमिट करानी पड़ेगी फ़ी इतनी, तब आपके जो कोर्सेज हैं वो आगे आपके कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग थे जिन्होंने डेमो नहीं लगाए थे, उनके लिए आज हमने डेमो प्रोवाइड किया, तो फिर सबके लिए ही प्रोवाइड कर दिया, फिर पिक एंड चूज हमने नहीं किया। तो ठीक है, चलो फिर गुड नाइट, आज के लिए बस करते हैं, कल मिलते हैं। ओके। ओके।